अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल चुनावों के अंतिम परिणाम लगभग अब सामने आ चुके हैं। नेपाल के जेन जी आंदोलन ने देश की संसद को युवा बना दिया है। प्रचंड को छोड़ इस बार कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल की संसद में नहीं होगा। नेपाल में एक मिथ था कि 2015 में नया संविधान लागू होने के बाद कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन आरएसपी ने इस मिथ को भी तोड़ दिया है। इस सबके बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर रवि लामिछाने और बालेन शाह को बधाई दी है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कौन बनने वाला है नेपाल का नया पीएम और नेपाल की स्थिरता का देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। आखिरकार 18 साल बाद नेपाल ने ऐसा जनादेश दे दिया जिसने राजनीति के मैदान में चतुर चाल चलने वाले धुरंधरों को चारों खाने चित्त कर दिया। 5 मार्च को संसदीय चुनाव के नतीजों ने महज 4 साल पुरानी पार्टी को 2/3 बहुमत के करीब ला दिया। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत मतगणना पूरी होने के साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 165 में से 125 सीटें जीत ली हैं, जिससे आरएसपी बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक के नतीजों में आरएसपी 125 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अन्य दलों में नेपाली कांग्रेस को 18 सीट मिली हैं, जबकि सीपीएन यूएमएल को 9, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को 8, श्रम संस्कृति पार्टी को 3 और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को 1 सीट मिली है। इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार भी निर्वाचित हुआ है। हालांकि आनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत मतगणना के नतीजे देर शाम तक आने की उम्मीद है, लेकिन पीआर प्रणाली के तहत अब तक आरएसपी को 49.74 लाख से अधिक वोट मिल चुके हैं। यहां भी दूसरे नंबर पर नेपाली कांग्रेस है, जिसे 16.85 लाख से अधिक वोट मिले हैं। सीपीएन यूएमएल को 14.02 लाख, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को 7.63 लाख, श्रम संस्कृति पार्टी को 3.5 लाख और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को 3,23,000 से अधिक वोट हासिल हुए। जानकारों के मुताबिक रुझानों के आधार पर आरएसपी को आनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत कम से कम 50 और सीट मिलने की संभावना है। ऐसा होने पर 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में उसकी कुल सीटों की संख्या लगभग 175 तक पहुंच सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि आनुपातिक मतदान प्रणाली के तहत अंतिम परिणाम घोषित करने और अलग अलग दलों के उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से सीट आवंटित करने में अभी कुछ और दिन लगेंगे। अगर आरएसपी ये आंकड़ा हासिल कर लेती है तो कई दशकों में पहली बार होगा जब किसी एक पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिलेगा। दरअसल अब तक नेपाल की दोहरी मतदान प्रणाली की वजह से 2/3 बहुमत तो बहुत दूर, किसी भी पार्टी के लिए साधारण बहुमत पाना भी मुश्किल रहा है। नेपाल में आरएसपी की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर रवि लामिछाने और बालेन शाह को बधाई दी। फोन पर बातचीत के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि रवि लामिछाने और आरएसपी के वरिष्ठ नेता बालेन शाह से फोन पर गर्मजोशी भरी वार्ता हुई। मैंने दोनों नेताओं को उनकी चुनावी जीत और नेपाल के चुनावों में आरएसपी की शानदार सफलता पर बधाई दी, साथ ही उनकी आने वाली नई सरकार के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे विश्वास है कि हमारी साझी कोशिशों से आने वाले वर्षों में भारत और नेपाल के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। बहरहाल नेपाल के चुनाव नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी है कि काठमांडू जैसे शहर की दिशा और दशा बदलने की कोशिश करने वाला मॉडल क्या पूरे देश को संभाल सकता है। दरअसल बालेन शाह के सामने आगे सबसे बड़ी चुनौती देश में लंबे समय से जारी आर्थिक ठहराव को लेकर आने वाली है, तो दूसरी तरफ रोजगार की तलाश में विदेशों की ओर होता बड़े पैमाने का पलायन है। ऐसे में बालेन शाह की असली परीक्षा सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि उस भरोसे को बनाए रखने की होगी जो जनता ने बदलाव की उम्मीद से उन पर किया है। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं SIS JNU से। अंशु जी, जो नेपाल के चुनाव परिणाम आए हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया, किस तरह से विश्लेषण करेंगे आप इसका? चंद्रशेखर जी, ये मेरा सौभाग्य है कि इस विषय को लेकर के हमने एक बार इसी शो पर चर्चा की और तब हम दोनों ने इस बात को लेकर चर्चा की थी कि क्या ये जो इतने यंग 35 साल के मेयर जो रहे हैं काठमांडू के, क्या ये नेपाल का भविष्य बन सकते हैं। तो वो हमको अब स्पष्ट रूप से बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जेन जी ने अपनी जिन डिमांड्स के साथ और जिस एक आक्रोश के साथ नेपाल की सत्ता का परिवर्तन किया था, और फिर हमने सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में इस चुनाव को होते हुए देखा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ने बड़े बड़े जो यहाँ के पुराने दिग्गज थे, जो ओल्ड गार्ड पार्टियां थी, उनको हराते हुए एक परचम लहराया है।
और अब स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि मिथिला के मूल के भारत के बेंगलुरु से पड़े हुए जो ये बालेन शाह हैं, और मुझे आशा है कि भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर के बहुत सकारात्मक रहेंगे। नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष का आधिकारिक रूप से ताज पहनने के लिए वो तैयार हैं और बड़े पैमाने पर ये जीत मिली है उनको। बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री इस पार्टी ने दर्ज की और इसका चेहरा बालेन शाह थे। तो उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना मुझे लगता है यहाँ की जनता या जेनजी तो चाहती ही है, पूरा विश्व भी इस दृश्य को अभी हाल फिलहाल तो देख रहा है। क्या जो आरएसपी के नेता हैं रवि लामिछाने और बालेन शाह, इनके बीच में किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं होगा प्रधानमंत्री पद को लेकर के? मुझे लगता है कि जब एक चेहरे को लेकर के चुनाव पहले से ही लड़ा जाता है चंद्रशेखर जी, और मैदान में जाया जाता है, तो तब मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई विवाद होना चाहिए। और हमने लगातार इतने महीनों में देखा, यदि हम वो पूरा अनफोल्ड करें कि किस तरह से जनता गई सड़कों पर, जेनजी किस तरह से उतरी सड़कों पर, किस तरह की वहां पर हिंसा रही, उसके बाद किस तरह से अंतरिम सरकार बनी। और ये देखना सुखद है कि अनलाइक बांग्लादेश, कम से कम सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार ने इस बात को लेकर के कोई किसी प्रकार का उन्होंने दिक्कत नहीं क्रिएट की, बल्कि स्मूथली सीमलेसली ये इलेक्शंस हमने देखे होते हुए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का विवाद चेहरे को लेकर के या नाम को लेकर के होगा। ये खबरें मैं भी पढ़ रही हूँ, पर इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि हिस्ट्री जो क्रिएट की है वो बालेन शाह की लीडरशिप ने की है। और हम देखें कि उनके प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में तो जेनजी या वहां की जनता पहले ही स्वीकार कर चुकी है। केपी शर्मा ओली को उन्होंने हराया है। तो फिर ये यहाँ पर आकर के मुझे किसी प्रकार का कोई विवाद होता हुआ नहीं। अंशु जी, भारत के नेपाल के साथ रोटी बेटी के संबंध हैं, और ऐसे में बालेन शाह या आरएसपी के नेतृत्व में जो वहां पर सरकार बनेगी, भारत के साथ संबंधों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? कल प्रधानमंत्री ने भी रवि लामिछाने और बालेन शाह दोनों से बात की। जी, मैं रहे काठमांडू के, और तब जिस प्रकार का हमने रुख देखा है बालेन शाह का, और जिस तरह की आइडियोलॉजी या जिस तरह के स्टेटमेंट्स देखे, तो उनको देखते हुए पहले हम सभी ये चर्चा कर रहे थे कि यदि सत्ता में आते हैं या इनकी पार्टी आती है, ये प्रधानमंत्री बनते हैं, तो किस प्रकार का एक रुख लेंगे। लेकिन ये देखना सुखद है कि पीछे कुछ समय से उनके जिस प्रकार के हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं या जिस तरह से उनको देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट्स को केंद्र में रखते हुए भारत और नेपाल के बीच में सदियों के सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है। भारत के साथ निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे सहयोगी की भूमिका में ऐसी मैं आशा करती हूँ कि वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अभी उनका देश जिस स्थिति में है और भारत ने लगातार पिछले कई वर्षों में जिस प्रकार से नेपाल की हर कदम पर सहायता की है और जिस तरह के मूल बालेन शाह के हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत और नेपाल के संबंध मुझे लगता है कि सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े। अंशु जी, संक्षेप में बताएगा, जिस तरह से केपी शर्मा ओली की हार हुई है, वहां पे कम्युनिस्ट की जिस तरह से हार हुई है, जो एक चीन का एजेंडा नेपाल के ऊपर हावी करने की कोशिश हो रही थी, उसकी हार वहां की जनता ने हरा दिया है उसको। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, ये जो वहां पर एक वामपंथी सरकार थी और जिस तरह से लगातार चीन का दखल स्ट्रेटेजिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी और कल्चरली भी नेपाल में लगातार बढ़ रहा था, और न सिर्फ इस टेंजेंट पे हम ये देखें कि चीन के दखल के बाद भारत के साथ रिश्ते लगातार खराब करने का प्रयास वहां की सरकार ने किया, तो जनता ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो सिर्फ एक सरकार से सरकार के या डिप्लोमेटिक या एक द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से नहीं देखें, सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स की दृष्टि से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंशु जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़ी और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हैती सरकार